क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये दोनों कौन हैं और तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? रिचर्ड ने विश्वनाथ की आंखों में आंखें डालते हुए इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ओह, ये मेरे दोस्त हैं। आप उनकी फिक्र ना करें मिसेस रिचर्ड। ये हमारे किसी मामले में मोहल नहीं होंगे। आप यही समझें कि यहाँ मेरे और आप दोनों के अलावा और कोई नहीं। विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड बदस्तूर अपनी खुशखबरियों में मसरूफ थे और ड्रिम पी रहे थे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वाकई वो इस बात से लाइल्म हो कि उनके अलावा कोई और भी कमरे में मौजूद है। हैगर्ड, रिचर्ड ने विश्वनाथ की बात का जवाब देने की बजाय अपने साथी से कहा। यस बॉस, हैगर्ड ने मोदबाना लहजे में कहा। क्या हम ठीक जगह पहुंचे हैं? और क्या यही वो आदमी है जिससे हमने मिलना था? रिचर्ड ने सादा से लहजे में कहा। यस बॉस, बिल्कुल यही वो आदमी है, हैगर्ड ने कहा। क्या क्या मतलब? ये आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? विश्वनाथ ने उनकी तरफ हैरत से देखते हुए कहा। हम मरीख से आए हैं और हमारी ज़ुबान सिर्फ मरीख पर रहने वाले ही समझते हैं। हैगर्ड, अपना काम शुरू करो, रिचर्ड ने कहा। और फिर उससे पहले कि विश्वनाथ कुछ समझता, हैगर्ड तेज़ी से पीछे हटा और उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ रोहित के साथ बैठी हुई एक्रीमेन लड़की के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो सोफे से उछलकर नीचे गिरी और चंद लम्हे तड़प कर हलाक हो गई। लड़की को इस तरह हलाक होते देखकर रोहित जैसे गिंग और साकत होकर रह गया और आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे गिरी हुई लड़की की लाश देखने लगा, जबकि फायरिंग की आवाज़ और लड़की की चीख सुनकर विश्वनाथ बौखला कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर यकलख्त हवाइयाँ से उड़ने लगी। उससे पहले कि वो कुछ कहता, उसी लम्हे दरवाजे में एक बार फिर तड़तड़ाहट हुई और विश्वनाथ हुआ अपनी कुर्सी पर गिरा और साकत होता चला गया। उसका जिस्म भी गोलियों से छलनी हो चुका और उस पर रिचर्ड ने फायरिंग की। उसने अचानक जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। विश्वनाथ के हलाक होते ही रिचर्ड उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रोहित की तरफ बढ़ा और फिर वो इत्मीनान भरे अंदाज में रोहित के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। ये बेचारी मर चुकी है रोहित, इस तरह इसकी लाश देखते रहोगे तो ये जिंदा नहीं हो जाएगी, रिचर्ड ने इत्मीनान भरे अंदाज में रोहित की तरफ देखते हुए कहा। तो रोहित को एक जोरदार झटका लगा और वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसका हाथ अपनी जेब की तरफ गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसका हाथ जहां था वहीं रुक गया, क्योंकि हैगर्ड ने यकलख्त उस पर फायरिंग की और कई गोलियां उसके सर के करीब से गुजर गई थीं। कोई हरकत मत करो रोहित, वरना इस लाश के साथ तुम्हारी लाश भी पड़ी होगी, रिचर्ड ने घबराकर कहा। कौन हो तुम और ये तुमने क्या किया है? रोहित ने हैरत और गुस्से और नफरत से लरसते हुए लहजे में कहा। मुल्कुल मौत के सिवा हम और कौन हो सकते हैं? देख नहीं रहे तुम्हारी महबूबा की लाश मेरे साथी ने गिराई और तुम्हारे दोस्त विश्वनाथ को मैंने हलाक किया, रिचर्ड ने कहा। तुम तो विश्वनाथ से कई डील करने आए थे, फिर ये सब क्यों? रोहित ने होंठ चबाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखों में चिंगारियां सी भर गई थीं। उसका जिस्म यूं अकड़ा हुआ था जैसे उसका बस ना चल रहा हो और वो उन पर हमला करके उन दोनों की बोटियां उड़ाकर रख दे। खुद पर कंट्रोल रखो और बैठ जाओ, हम आराम से बात करने आए हैं, रिचर्ड ने कहा। नहीं, तुम बताओ कौन हो तुम और तुमने विश्वनाथ और अपनी को और एनी को क्यों हलाक किया है? बोलो, रोहित ने गुस्सीले लहजे में कहा। कह रहा हूं ना, बैठ जाओ, रिचर्ड ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और उसका सर्द लहजा इस कदर खौफनाक था कि रोहित ना चाहते हुए भी बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और परेशानी बदस्तूर आया थी। वो बार बार गैर मुल्की लड़की को देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न आ रहा हो कि जो लड़की चंद लम्हे कबल उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी वो सचमुच खून में लथपथ होकर लाश में तब्दील हो गई हो। गुड, रिचर्ड ने कहा। अब बताओ, रोहित ने कहा। क्या बताऊं? रिचर्ड ने मुज़हिका हेज लहजे में कहा। कौन हो तुम और तुमने ये सब क्यों किया है? रोहित ने गराहट भरे लहजे में कहा। हम यहाँ विश्वनाथ से मिलने नहीं आए थे और ना ही हमने उससे कोई डील करनी थी, रिचर्ड ने कहा। तो फिर क्यों आए थे तुम यहाँ? रोहित ने उसी अंदाज में कहा। तुमसे मिलने, रिचर्ड ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो रोहित बेएहतियात चौंक पड़ा। मुझसे क्या मतलब? रोहित ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम रोहित है और तुम्हारा ताल्लुक स्पेशल एजेंसी से है जिसके टॉप सेक्शन के तुम टॉप एजेंट हो, रिचर्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो रोहित एक बार फिर उछल कर खड़ा हो गया। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन एजेंट? कौन सा टॉप सेक्शन? रोहित ने चीखते हुए कहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, सुकून से बैठ जाओ वरना, रिचर्ड ने इंतहाई सर्द भरे लहजे में कहा। तो रोहित उसका लहजा सुनकर कांप उठा। वो चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा और फिर रिचर्ड के चेहरे पर छाई हुई दरिंदगी देखकर वो झाग की तरह बैठता चला गया। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम रोहित ज़रूर है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, रोहित ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम्हारे बारे में हमारे पास मुकम्मल मालूमात है रोहित। तुम रोज़ाना 6 बजे इस क्लब में इस लड़की से मिलने आते हो। तुम्हारी मादाम शीतल ने तुम पर पाबंदी भी लगाई थी कि जब तक तुम टॉप सेक्शन में हो उसे बताए बगैर और उसकी इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं जाओगे।
लेकिन तुम मुझसे छुपकर मेकअप करके इस लड़की से मिलने आते रहे। पहले तुम इस लड़की के साथ आम अंदाज में क्लब के हाल या फिर कैबिन में मिलते थे। तुम्हारे बारे में मादाम शीतल को इल्म ना हो, इसलिए आज तुम उसे लेकर अपने दोस्त विश्वनाथ के ऑफिस में आ गए। हम हर सूरत में तुम तक पहुंचना चाहते थे। विश्वनाथ के ऑफिस तक पहुंचने के लिए हमें लाशें गिरानी पड़ी और लाशें गिराने का सुनकर तुम विश्वनाथ के ऑफिस के खुफिया रास्ते से निकलकर फरार हो सकते थे। इसलिए हमने विश्वनाथ की पर्सनल सेक्रेटरी कमी को भारी मुआवजा देकर इन अफराद के बारे में मालूमात हासिल की जिनसे विश्वनाथ की आज मुलाकात तय थी। हम एक्रीमियन रिचर्ड बर्डली सिंडिकेट के उन 2 अफराद के बारे में पता चला जो एक्रीमिया से लॉर्ड बर्डली की तरफ से एक डील करने यहाँ आए हुए थे और उनकी विश्वनाथ से मुलाकात तयशुदा थी। चनाचे सेक्रेटरी से हमने उन दोनों का पता लिया। दोनों क्लब के करीब एक होटल में ठहरे हुए थे। हमने जाकर उन्हें काबू किया, फिर उनसे सारी मालूमात लेकर यहाँ पहुँच गए। इस तरह हमें आसानी से यहाँ पहुँचा दिया गया। हमारा काम चूंकि तुम तक पहुंचना था, इसलिए हमने विश्वनाथ को भी हलाक कर दिया और तुम्हारी महबूबा एनी को भी। अब सिर्फ तुम जिंदा हो। अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, अदरवाइज। रिचर्ड ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन तुम हो कौन और तुमने ये सब मुझ तक पहुंचने के लिए क्यों किया है? रोहित ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारे हाथों में तोते हैं? रिचर्ड ने पूछा तो रोहित चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तोते? क्या मतलब? रोहित ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे उसे रिचर्ड की बात समझ ही ना आई हो। मैं तुम्हें अपना नाम बताना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुमने तोते पकड़े हुए हैं तो उन्हें मजबूती से पकड़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएं और तुम्हारे पाले हुए तोते उड़ जाएं। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोहित हैरत से उसकी शक्ल देखता रह गया। क्या मतलब? तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है जिसे सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ जाएंगे? रोहित ने वाकई हैरत ज़दा लहजे में कहा, कुछ नहीं, आम सा नाम है मेरा, लेकिन मैं अचानक जिस तरह तुम्हारे सामने आ बैठा हूँ उसे कबाब में हड्डी बनना कहते हैं। और मैंने कबाब में हड्डी बनने की बजाय तुम्हारा कबाब ही तुमसे छीन लिया, बल्कि उसे भून दिया। तो फिर मुझ में ना सही मेरे नाम में कोई तो खास बात होगी कि तुम्हारे तोते उड़ा सकूं और वो पकड़े भी ना जा सकें। रिचर्ड ने इसी तरह हंसते हुए कहा, आहा, बताओ, अपना नाम बताओ। रोहित ने घरा कर कहा, तो फिर दिल थाम कर, बल्कि अपनी महबूबा की लाश का हाथ थाम कर सुनो। मुझे हकीरपुर तकसीर को अली इमरान MSc DSc आक्सन कहते हैं। यह आक्सन से पहले मैंने जानबूझकर और लगाया है, इसलिए बुरा ना मना लेना। रिचर्ड ने बदले हुए लहजे में लेकिन मुकामी जुबान में कहा तो रोहित इस बुरी तरह से उछला कि बमुश्किल सोफे से गिरते गिरते बचा। तुम अली इमरान, वही अली इमरान जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है? रोहित ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखते हुए हकलाहट भरे लहजे में कहा, अरे वाह, मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपना नाम बताया है और तुम तो मेरा पूरा बायोडाटा ही बता दिया। इसे कहते हैं नॉलेज। वंडरफुल। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोहित गुस्से और बेचारगी के आलम में पहलू बदल कर रह गया। इमरान का नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के साथ साथ इंतहाई बेचैनी दिखाई देने लगी। हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरे बारे में कैसे जानते हो? रोहित ने खुद को संभाल कर गुराहट भरे लहजे में कहा, पहाड़ खोदो तो खजाना ना मिले, ना मिले चूहा ज़रूर निकल आता है। बस ऐसा ही समझ लो कि खोदा पहाड़ तो चूहे की जगह तुम निकल आए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोहित घबरा कर रह गया। मुझसे क्या चाहते हो? रोहित ने पूछा। तुम्हारे पास एक ही दिल है जो तुमने इस गैर मुल्की हसीना को दे दिया और ये बेचारी तुम्हारी दिल समेत मुर्दा हो चुकी है। इसलिए जाहिर है कि मैं तुमसे तुम्हारा दिल तो मांगूंगा नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर का पता बता दो। मुझे ये तो मालूम है कि स्पेशल एजेंसी का हेडक्वार्टर ब्लैक लॉक में है, लेकिन ब्लैक लॉक काफ़ी बड़ा जजीरा है। मैं और मेरे साथी इस जजीरे पर भटकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम खामोशी से अपना काम करके वापस चले जाएं। इमरान ने कहा, तो तुम मुझसे स्पेशल एजेंसी का पता मालूम करना चाहते हो? रोहित ने कहा, मेरा ख्याल है मैंने यही कहा है। क्यों ब्रदर? इमरान ने हैगर्ड की तरफ देखते हुए कहा जो नाटरान था। यस बॉस, नाटरान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम पूछोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा? रोहित ने घरा कर कहा, अपनी महबूबा की लाश पैरों में रखकर भी नहीं बताओगे तो मुझे वाकई हैरत होगी। हाँ, भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है इमरान। टॉप सेक्शन के 7 एजेंट हैं और सब इंतहाई तरबियत याफ्ता और इंतहाई ताकतवर। हमने यहाँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथियों के लिए हर तरफ मौत की जाल फैला रखे हैं। तुम मुझ तक तो पहुँच गए हो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, लेकिन याद रखो तुम मेरे बाकी साथियों तक नहीं पहुँच सकोगे, बल्कि मेरे साथी बहुत जल्द तुम्हारी शहरक तक पहुँच जाएंगे। फिर तुम्हारे साथियों का क्या अंजाम होगा उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तुम ब्लैक लॉक जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर तो क्या तुम ब्लैक लॉक पर भी कदम नहीं रख सकोगे? रोहित ने मुसलसल बोलते हुए कहा।
चलो यही बता दो कि मादाम शीतल किधर है, मेरा मतलब है कि टाप सेक्शन के हेडक्वार्टर का पता ही बता दो। मादाम शीतल मुझे बेहद पसंद है, मैं उससे अपने लिए अपना रिश्ता ही मांग लूँगा, कम अज़ कम मुझे कंवारा रहने से तो निजात मिल जाएगी, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। मैं नहीं जानता, रोहित ने मुंह बनाकर कहा। उस लम्हे तड़तड़ाहट हुई और वो चीखता हुआ सोफे से नीचे गिरा। इमरान ने यकलहत उसकी टांगों पर फायर कर दी। उठो, फ़ौरन उठकर वापस सोफे पर बैठ जाओ, इमरान ने गिरा कर कहा और एक बार फिर उसके सर के पास फायरिंग की। गोलियां रोहित के सर के बालों को छूती हुई सोफे में धंस गईं। रोहित ने इमरान को खा जाने वाली नज़रों से देखा और तकलीफ से कराहते हुए उठकर सोफे पर बैठ गया। तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे, रोहित ने तकलीफ भरे लहजे में कहा। तुम खुद ही मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रहे हो। बोलो, कहाँ है टॉप सेक्शन का हेडक्वार्टर, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं नहीं जानता, रोहित ने कराहते हुए कहा। उसी लम्हे एक और फायर हुआ और इस बार रोहित ने चीखते हुए अपने दाएं कान पर हाथ रख लिया। इमरान ने इस बार उसके कान की लो उड़ा दी थी। बोलो, इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। रुको रुको, बताता हूँ, फायर ना करना, रोहित ने चीखते हुए कहा और फिर उसने अचानक इमरान और नाटरान के हाथों में मशीन पिस्टल्स की परवाह ना करते हुए यकलहत इमरान पर छलांग लगा दी। इमरान उसके लिए पहले ही तैयार था। वो फ़ौरन सोफे से उठकर साइड पर हो गया और रोहित ठीक उसी जगह गिरा जहाँ एक लम्हा कबल इमरान था। वो मुंह के बल सोफे पर आया। उससे पहले कि वो सीधा होता, इमरान तेज़ी से घूमा और फिर उसने पूरी कुव्वत से रोहित के पहलू पर टांग मार दी। रोहित के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो रोल होता हुआ साइड पर फर्श पर जा गिरा। वो मुंह के बल ही गिरा था। इससे पहले कि वो उठता, इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने रोहित की गर्दन पर पैर रख दिया। साथ ही उसने जूते की नोक गर्दन पर महसूस अंदाज में मोड़ी तो रोहित की गर्दन की एक महसूस रग भी दबती चली गई और रोहित इस बुरी तरह से चीखते हुए हाथ पांव पटकने लगा जैसे उसे कुंद छुरी से ज़बह किया जा रहा हो। जल्दी बताओ रोहित, वरना ये अजियत तुम्हें मौत से भी ज़्यादा बड़े अजाब में मुब्तला कर सकती है, इमरान ने गिराते हुए कहा। रुको फॉर गॉड सेक, रुको, मैं बताता हूँ, रुको, रोहित ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो इमरान ने पाँव का दहाना कदरे कम कर लिया। जैसे ही इमरान उसी गर्दन पर दबाव कम किया, उसी लम्हे रोहित ने मुंह चलाया। उसके हलक से यकलह चीख निकली और वो तड़पा और फिर साकत होता चला गया। इमरान और नाटरान देखते रह गए और रोहित साकित हो गया। उसने तो शायद दांतों में छुपाया हुआ जहर कैप्सूल चबा लिया है, नाटरान ने बौखला कर कहा। हाँ, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और रोहित की लाश की गर्दन से पैर हटा लिया। नाटरान तेज़ी से रोहित पर झपटा और उसकी सांस और नब्ज चेक करने लगा। ये हलाक हो चुका है, नाटरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बुज़दिल इंसान था, थोड़ी सी भी बर्दाश्त न कर सका और मुकाबला करने की बजाय अपनी जान दे दी, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। आपको तो उम्मीद थी कि आप इसका मुंह खुलवा लेंगे और इससे टॉप सेक्शन का पता चल जाएगा, नाटरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे इस बात का गुमान नहीं था कि इसने दांतों में जहरीला कैप्सूल छुपाया हुआ होगा। खैर, अभी एक मोहरा बाकी है, उसकी तरफ चलते हैं। पहले हम उसे बेहोश करेंगे, फिर सबसे पहले उसका मुंह खोलकर ये चेक करेंगे कि उसके दांत पूरे हैं या नहीं, इमरान ने कहा। तो नाटरान ने असबात में सर हिला दिया। मैं उसकी तलाशी लेता हूँ, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए, नाटरान ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। नाटरान झुका और रोहित की तलाशी लेने लगा। रोहित के पास एक मशीन पिस्टल था, उसका वॉलेट और एक जदीद साहत का सेलफोन, जिसे जदीद और लॉन्ग ट्रांसमीटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वॉलेट में चंद कार्ड्स और मुकामी करेंसी के सिवा कुछ भी नहीं था। इसे सीधा करके लटा दो, इमरान ने कहा। तो नाटरान ने असबात में सर हिलाकर रोहित की लाश सीधी लटा दी। इमरान गौर से उसकी तरफ देख रहा था। क्या देख रहे हैं, नाटरान ने पूछा। ये कि इसका कद काठ तुमसे या तुम्हारे किस आदमी से मिलता जुलता है, इमरान ने कहा। कद काठ, नाटरान ने कहा। हाँ, अगर इसकी लाश गायब कर दी जाए तो इसकी जगह कोई भी टॉप सेक्शन का टॉप एजेंट बन सकता है, इमरान ने कहा। मेरा तो कोई आदमी इस कद काठ का नहीं, नाटरान ने कहा। मेरे ख्याल में है। कौन? वो आप रेहान की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उसका कद काठ इससे काफ़ी मिलता जुलता है। अगर रेहान पर उसका मेकअप कर दिया जाए तो काम बन सकता है, इमरान ने कहा। तो नाटरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम बता रहे थे कि इस ऑफिस में कोई खुफिया रास्ता है जहाँ से विश्वनाथ आता जाता है, और किसी को इस वक्त तक इल्म नहीं होता जब तक खुद विश्वनाथ ना बता दे कि वो ऑफिस में आया है या नहीं, इमरान ने चंद लम्हे वक्फे तोक़ुफ़ के बाद कहा। जी हाँ, मैंने मुतलका डिपार्टमेंट से इस इमारत का असल नक्शा हासिल कर लिया था। सारा नक्शा मेरे जहन में है। इस नक्शे के मुताबिक एक सुरंग है जो इसी तहखाने में मौजूद है और जहाँ से कुछ दूर मौजूद एक रिहाइश गाह में निकलती है और वो रिहाइश गाह इसी विश्वनाथ के ज़ेरे इस्तेमाल है, नाटरान ने कहा। तो चलो उसकी लाश उठाओ और यहाँ से निकल चलो, इमरान ने कहा। नक्शे के मुताबिक सुरंग इस बड़ी अलमारी के पीछे होनी चाहिए। मैं इस अलमारी को हटाता हूँ, बस हमें सुरंग का दहाना खोलने की कुल ढूंढनी है, फिर कोई मसला नहीं, नाटरान ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। नाटरान साइड दीवार के पास पड़ी हुई अलमारी की तरफ बढ़ा, फिर वो अलमारी को खोलकर अंदर से बाहर से चेक करने लगा। इमरान आगे बढ़ा और विश्वनाथ के ऑफिस की तलाशी लेना शुरू कर दी।
थोड़ी देर बाद नाटरान ने अलमारी के अंदर एक बटन तलाश कर लिया। उस बटन के प्रेस होते ही अलमारी अपनी जगह से हटी और पीछे दीवार में एक रास्ता नज़र आने लगा। रास्ता मिल गया है इमरान साहब, नाटरान ने कहा तो इमरान चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। ठीक है, तुम बाहर जाकर पार्किंग से कार लेकर पिछले रास्ते पर आओ, मैं तलाशी लेने के बाद रोहित की लाश लेकर आता हूँ, इमरान ने कहा। तो नाटरान ने असबात में सर हिला दिया और वो खुफिया रास्ते से निकल गया। इमरान कुछ देर तलाशी लेता रहा, फिर जब उसे कोई काम की चीज़ ना मिली तो उसने तवील सांस लिया और आगे बढ़कर रोहित की लाश उठाई और उसे लेकर उसे खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ गया जो नाटरान और उसके लिए खुला छोड़ गया था। खुफिया रास्ते से वो एक छोटी सी रिहाइश गाह में पहुंचा जो हाली पड़ी हुई थी। रिहाइश गाह का गेट खुला हुआ था और गेट के पास नाटरान कार लिए मौजूद था। इमरान तेज से चलता हुआ कार की तरफ बढ़ा तो नाटरान ने उसके लिए कार की डिग्गी खोल दी। इमरान ने रोहित की लाश कार की डिग्गी में डाली और फिर डिग्गी बंद करके वो आकर साइड सीट पर बैठ गया। उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर उसे गौर से देखा, फिर इस बात में सर हिलाकर नीचे फेंक दिया। ये क्या था? नाटरान ने पूछा। टॉप सेक्शन के लिए क्लियो, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। क्लियो क्या मतलब? नाटरान ने चौंक कर कहा। ताकि उन्हें पता चल सके कि हम रोहित को कहाँ ले गए हैं, इमरान ने जवाब दिया। वो समझा। कहाँ का पता दिया है आपने उनको? स्टोन क्लब। ये तो किंग का क्लब है, बड़ा खतरनाक आदमी है, उस तक पहुँचना आसान नहीं होगा, नाटरान ने कहा। यही मैं चाहता हूँ, हो सकता है कि मादाम शीतल अपने एक आध एजेंट को उस तरफ उलझा दे, इमरान ने कहा। तो नाटरान इमरान की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इमरान उन एजेंटों को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि टॉप सेक्शन यहीं उलझा रहे और उसके बाकी साथियों को काफिरस्तान पहुंचने के रास्ते मिल जाएं। क्या उसकी लाश लेकर अपने ठिकाने पर चलें? नाटरान ने पूछा। नहीं, रॉक्सी होटल चलो, मैं विक्रम को काबू करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो नाटरान ने असबात में सर हिलाकर कार आगे बढ़ा दी। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो रॉक्सी होटल के सामने था। रॉक्सी होटल ज़्यादा बड़ा ना था, लेकिन उसकी इमारत की डिज़ाइनिंग खूबसूरत थी और इस होटल का रख रखाव किसी 3 या 4 स्टार से कम ना था। इमरान के कहने पर नाटरान ने कार होटल के सामने सड़क पर रोक दी। क्यों कार पार्किंग में ना ले जाऊं? नाटरान ने पूछा। नहीं, कार में एक लाश है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही विक्रम को देखता हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, इमरान ने कहा। तो नाटरान ने असबात में सर हिला दिया। इमरान ने इधर उधर देखा, फिर सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ आया और होटल की तरफ बढ़ता चला गया। होटल के मेन गेट से अंदर दाखिल होकर वो काउंटर की तरफ जाने की बजाय सीधा उसी तरफ बढ़ता चला गया जिस तरफ लिफ्टें लगी हुई थी। वो लिफ्ट में जाने की बजाय साइड में बनी हुई सीढ़ियों की तरफ आया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सेकंड फ्लोर पर आ गया। सामने राहदारी थी जहाँ दोनों साइडों पर कमरे थे। इमरान कमरों के दरवाजे पर लगे नंबर देखता हुआ आगे बढ़ा और फिर कमरा नंबर 12 के सामने आकर रुक गया। राहदारी हाली थी। इमरान ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक ट्यूब निकाल कर उसका ढक्कन हटाया। ट्यूब के सिरे पर नोज़ल सी बनी हुई थी। इमरान ने नोज़ल दरवाजे की लाक में डाली और ट्यूब को पीछे से प्रेस करना शुरू कर दिया। उसने अपना सांस रोक रखा था। कुछ देर बाद उसने ट्यूब ला के होल से हटाई और फिर उसने उस ट्यूब का ढक्कन बंद करके उसे जेब में रख लिया। ट्यूब जेब में रखकर वो मुड़ा और फिर इधर उधर टहलना शुरू हो गया। उसने 5 मिनट का इंतज़ार किया और एक बार फिर दरवाजे के पास आ गया। उसने हैंडल घुमाया लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इमरान ने जेब से एक मुड़ा तोड़ा तार निकाला और फिर उसने तार का सिरा लॉक के होल में डाल दिया। चंद लम्हे वो महसूस अंदाज में हिलाता रहा, फिर कटक की आवाज़ सुनकर उसने तार होल से निकाली और जेब में डाल ली। उसने हैंडल घुमाया तो इस बार दरवाज़ा आसानी से खुल गया। इमरान ने ट्यूब से कमरे के अंदर जो गैस फैलाई थी उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट तक रहता और इमरान ने 5 मिनट बाहर गुजारे थे। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और उसने पीछे दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर से एक बार फिर लॉक लगा दिया। साइड छोटी सी राहदारी थी। वो आगे बढ़ा। सामने एक हॉल था जो सिटिंग रूम के तर्ज पर सजा हुआ था। उससे आगे एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। हॉल और साइडों में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान इत्मीनान से आगे बढ़ा और फिर वो कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने दरवाजे के हैंडल पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान ने अंदर झांका तो उसे सामने एक बेड दिखाई दिया। बेड पर लिहाफ ओढ़े कोई सोया हुआ था। इमरान अंदर आया और फिर तेज़ से चलता हुआ बेड के करीब आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर लिहाफ उठाया तो ये देखकर चौंक पड़ा कि लिहाफ के नीचे तकिए रखे हुए थे। उस लम्हे इमरान को अपने उकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन झुककर अपनी जगह से हट गया। उसी लम्हे ज़ाएं की आवाज़ के साथ उसके सर के ऊपर से एक राड गुजरता चला गया। इमरान ने लॉन्ग जंप लगाया और उड़ता हुआ बेड के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। कलाबाजी खाकर वो सीधा हुआ तो उसे बेड की दूसरी तरफ एक लंबा तिरंगा नौजवान दिखाई दिया जिसने चेहरे पर गैस मास्क पहन रखा था और उसके हाथों में एक बड़ा सा राड दिखाई दे रहा था। वो इमरान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे वो हैरान हो रहा हो कि इमरान इस कदर तेज़ी का मुजाहरा करके उससे बच कैसे गया और बेड की दूसरी तरफ कैसे पहुंच गया हो। कैसे हो मास्क मैन?
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नौजवान ने चेहरे पर चढ़ाया हुआ मास्क उतारा और एक तरफ उछाल दिया। उसके चेहरे पर सख्ती और सफ़ा की आया थी और उसके चेहरे और उसकी आंखें शोले उगल रही थी। कौन हो तुम? नौजवान ने गजबनाक लहजे में कहा।